जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फ़ारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में हम चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करने के बाद आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम डिटेल में डिस्कस किया था और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी थी कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स से बेबीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो प्रेग्नेंट मदर्स को इफ़ेक्ट कर सकता है बीमारी। उस कंडीशन का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। उस डिजीज का नाम है जो बच्चे को होगी, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस इज मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का? इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो असल में जो बात समझने की है वो बात समझने की ये है कि अगर एक मदर है जो कि आरएच पॉजिटिव है, यानी मदर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मदर आर एच नेगेटिव है, कोई सी भी आर एच नेगेटिव हो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, कोई सी भी मदर अगर नेगेटिव वाली मदर है, नेगेटिव वाली फीमेल की अगर शादी पॉजिटिव वाले बंदे के साथ हो जाती है, पॉजिटिव वाले हस्बैंड के साथ हो जाती है, कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, अगर किसी भी नेगेटिव वाली फीमेल की शादी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे के साथ हो जाती है, तो क्या होगा? अगर एक आरएच नेगेटिव वाली फीमेल की शादी हो जाती है आरएच पॉजिटिव वाले बंदे के साथ, हस्बैंड के साथ, और जो बेबी बनता है उसके अंदर जो प्रेगनेंसी होती है और जो बेबी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी आरएच पॉजिटिव होता है, तो ये बड़ा खतरनाक है। वो किस तरीके से खतरनाक हो सकता है? वो इस तरीके से खतरनाक हो सकता है कि देखो कि अगर आरएच नेगेटिव वाली मदर है तो उसका तो जीनोटाइप होगा स्मॉल डी, ठीक है। और अगर आरएच पॉजिटिव वाला बंदा है, आरएच पॉजिटिव मैन है, आरएच पॉजिटिव हस्बैंड है, तो पॉजिटिव वाला जीनोटाइप यहाँ तो ये हो सकता है होमोजाइगस कैपिटल डी, या फिर ये हो सकता है हेटेरोजाइगस कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इस कैपिटल डी की गेमीट्स बनेंगे कैपिटल डी, इसके बनेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये एक ही जीनोटाइप आ सकती है अगले बच्चों में, कैपिटल डी स्मॉल डी। और कैपिटल डी कंप्लीट डोमिनेंट है स्मॉल डी के ऊपर, तो कैपिटल डी कहती है आरएच फैक्टर बनाओ, स्मॉल डी कहती है आरएच फैक्टर ना बनाओ, ये उसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है। तो कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप के ऊपर क्या ब्लड ग्रुप आएगा? आरएच पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले अगर आरएच नेगेटिव वाली फीमेल की शादी हो गई आरएच पॉजिटिव वाले बंदे के साथ और आरएच पॉजिटिव वाले बंदे में ये वाला ब्लड ग्रुप था, तो उसके सारे के सारे बच्चे, इनके सारे के सारे बच्चे, ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स और ऑल देयर चिल्ड्रन विल बी ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव। इन सबका आरएच पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अगर एक नेगेटिव मदर की पॉजिटिव वाले बंदे के साथ शादी हुई है, ऐसा पॉजिटिव वाला बंदा जो कि होमोजाइगस है आरएच ब्लड ग्रुप के लिए, कैपिटल डी वाला है, तो सारे बच्चे कैपिटल डी स्मॉल डी बनेंगे और जो सारे के सारे बच्चे हैं वो सारे के सारे में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो। वो बाकी तो आई ए और आई बी अलील देके पता चलेगा ना कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है, जो भी होगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव। सारे का सारे, सारे के सारे बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? आरएच पॉजिटिव। लेकिन अगर जो मेल था उसका जो जीनोटाइप था वो ये था कैपिटल डी स्मॉल डी, हेटेरोजाइगस था, तो अब गमीट बनेंगे इसके, एक में जाएगा कैपिटल डी, एक में जाएगा स्मॉल डी, तो आधे स्पर्म्स बनेंगे कैपिटल डी वाले, आधे स्पर्म्स बनेंगे स्मॉल डी वाले। तो आधे अगर स्पर्म स्मॉल डी से मिलते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बेबी आ सकता है, और अगर ये वाला दोनों मिल गया, स्मॉल डी मिल गया, तो फिर कौन सा आ सकता है? नेगेटिव वाला आ सकता है। नहीं, 50-50% चांस है, क्योंकि जो गमीट्स बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। इक्वल गमीट्स बनेंगे जब म्यूसिस होगी, आधे गमीट्स में जो है कैपिटल डी जाएगा, आधे गमीट्स में, आधे स्पर्म्स में स्मॉल डी जाएगा। तो अगर स्मॉल डी कैपिटल डी मिल गया, कैपिटल डी स्मॉल डी, आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला बेबी आ जाएगा, और अगर स्मॉल डी मिल गया तो नेगेटिव वाला बच्चा आ जाएगा। अगर नेगेटिव वाला बेबी, इसका मतलब इसमें यानी ये वाला अगर हस्बैंड होगा, ये वाला अगर फादर होगा, तो फिर 50-50% चांस है आधे बच्चे आरएच पॉजिटिव वाले आ सकते हैं और आधे बच्चे आरएच नेगेटिव वाले आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आधे आएंगे, मतलब आने के चांस हैं कि आधे पॉजिटिव वाले आ सकते हैं, आधे नेगेटिव वाले आ सकते हैं। अगर तो इस आरएच नेगेटिव वाली बंदी की जिसकी शादी हुई है आरएच पॉजिटिव वाले बंदे के साथ, उनके बच्चे आरएच नेगेटिव आ जाएं, क्योंकि इसका मतलब ये कि फादर हेटेरोजाइगस था, अगर तो आरएच नेगेटिव आ जाए फिर तो मसला नहीं है, फिर तो टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर तो ये वाला बेबी आ गया इसका, फिर तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई भी पॉजिटिव वाला बच्चा आ गया फीमेल के अंदर, तो फिर बड़ी टेंशन है। वो किस तरह टेंशन है? वो इस तरह टेंशन है कि देखो कि एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, ठीक है, उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, उसके पास एंटी आरएच एंटीबॉडीज भी नहीं है। लेकिन अगर इस मदर के पास आरएच एंटीजन आई, तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि आरएच नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के पास एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होती, प्री फॉर्म्ड, पहले से बनी बनाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही आरएच एंटीजन आती है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेता है, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या हुआ कि आरएच नेगेटिव वाली मदर थी, आरएच पॉजिटिव वाला फादर था, और जो बेबी आया वो भी आरएच पॉजिटिव है। अब जो बेबी है उसका आरएच ब्लड ग्रुप क्या है? आरएच पॉजिटिव। तो अगर बेबी का आरबीसी किसी तरीके से निकल के आरएच पॉजिटिव वाला मदर के अंदर चला गया, तो मदर तो आरएच नेगेटिव है, तो अगर आरएच पॉजिटिव मदर के अंदर चला गया, इसका मतलब ये है कि आरएच फैक्टर मदर के अंदर चला गया, आरएच एंटीजन मदर के अंदर चला गया, तो जैसे ही आरएच एंटीजन मदर के अंदर जाएगा तो मदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बना लेगी? बना सकती है ना एंटी आरएच एंटीबॉडीज, वो बना लेगी एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है। और यहीं से काम खराब होना शुरू होगा। मतलब क्या होगा? होगा ये
कि ना आप ये समझो कि जो हम लोग हैं, जिस तरह हम लोग ये सारे मैमल्स की बात कर रहे हैं, और जो ये मैमल्स हैं जो कि हम लोग हैं, जिस तरह इंसान है और बाकी सारे, इनको बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स ऐसे मैमल्स को कहते हैं जो कि क्लास यूथेरिया के मेंबर्स हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनमें जो डेवलपिंग फीटस है, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है इनसाइड द मदर, जो बेबी डेवलप कर रहा होता है, फीटस और मदर के दरमियान एक ऑर्गन होता है जो कि कनेक्शन दे रहा होता है, उस ऑर्गन का नाम है प्लेसेंटा। जो हमने चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, क्लास यूथेरिया जब पढ़ी थी, वहां पे भी डिस्कस किया था। वो जो ऑर्गन है दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मदर से जो भी अच्छी चीजें, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जो भी चीजें चाहिए अच्छी, वो मदर से बेबी में लेके जाएगा, और बेबी में से सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, वेस्ट मटेरियल और फजूल फजूल चीजें सारी बेबी से लेके मदर में जाएगा, ताकि मदर उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे। ठीक है, अब वो जो कनेक्शन है दोनों का, मदर और बेबी का, जिससे बना हुआ है, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दैट ऑर्गन इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अभी जो प्लेसेंटा है ना, इस तरह समझना है, इस तरह समझना है कि ये इस तरह नहीं होता कि मदर से ब्लड आया प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से ब्लड चला गया बेबी में। ऐसा नहीं होता। मदर से ब्लड आया और एक बेबी का ब्लड है, मदर का ब्लड अपना है, बेबी का ब्लड अपना है, ये जो कनेक्शन है दोनों का वो है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा कि प्लेसेंटा के अंदर एक प्लेसेंटल बैरियर होगा, यानी मदर का ब्लड फीटस में नहीं जा सकता और फीटस का ब्लड मदर में नहीं जा सकता। दोनों के ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो सकती, दोनों के ब्लड अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। ये जो ऑर्गन है दैट इज प्लेसेंटा, और जो ये प्लेसेंटा रोक रहा है मदर के ब्लड को मदर की तरफ रख रहा है और बेबी के ब्लड को बेबी की तरफ रख रहा है, दिस इज प्लेसेंटल बैरियर। तो फिर होगा क्या कि मदर से जो अच्छी चीजें आएंगी वो इस प्लेसेंटल बैरियर से डिफ्यूज करके, डिफ्यूजन के जरिए अच्छी चीजें, ऑक्सीजन, ग्लूकोज सारे को डिफ्यूज करके बेबी में, बेबी के ब्लड में शामिल हो जाएगा, और बेबी के ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल आएंगे वो इस प्लेसेंटल बैरियर से डिफ्यूज करके मदर के ब्लड में चले जाएंगे, और फिर मदर उसको, पूरे का पूरा ब्लड नहीं आ जा रहा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि क्रॉस कर सकती हैं, कुछ चीजें हैं जो कि क्रॉस नहीं कर सकती इस बैरियर को। ठीक है, अब क्या होता है कि मदर का ब्लड सेपरेट है और बेबी का ब्लड सेपरेट है, आम हालातों में सेपरेट है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि चूंकि मिला तो हुआ है ना ब्लड, और जंक्शन तो बन रहा है दोनों ब्लड्स का, और प्लेसेंटल बैरियर तो है और कनेक्शन तो हुआ है, अगर बेबी का, फीटस का कोई 2, 4, 10 आरबीसीज उतर के मेटरनल ब्लड में चला जाए, थोड़ा सा सीप करके, घुसघुसा के, खिसक खिसका के, प्लेसेंटा को क्रॉस करके मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाए, तो जैसे ही ये फीटस के आरबीसी 3, 4, 10 आरबीसी मेटरनल सर्कुलेशन में जाएंगे, तो इन आरबीसी, ये बेबी आरएच पॉजिटिव वाला बेबी था, इस आरएच पॉजिटिव वाले बेबी के आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर लगा हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजेंस लगती हैं ए, बी और आरएसबी, ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बनना शुरू हो जाती है, लगना शुरू हो जाती है आरबीसी के ऊपर। तो बेबी के आरबीसी के ऊपर आरएस फैक्टर लगा हुआ है। अब ये आरएस फैक्टर वाला पॉजिटिव वाला ब्लड जब मदर के अंदर जाएगा, तो मदर की ब्लड बॉडी कहेगी, वो ये क्या, ये आरएस पॉजिटिव एंटीजन, आरएस एंटीजन कहां से आ रही है? मदर फौरन क्या करेगी? एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, और ढेर सारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी। ठीक है, अब वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो ये बनती है ना, ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज आईजीजी टाइप की होती है। जब चैप्टर नंबर 14 में मैंने इम्यूनिटी पढ़ाई थी ना फर्स्ट ईयर में, तो मैंने आपको बताया था कि 5 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, गेम्ड। ठीक है, इन चार में से आईजीएएमईडी, इन चारों में से कोई भी आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो जो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं, ये आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर मदर ने एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना ली हैं, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में नहीं जा सकती। तो अगर वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में चली गई, तो बेबी के पास तो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसके ऊपर आरएच एंटीजन लगी हुई है, तो ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज तो बेबी के पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को तोड़ना शुरू कर देंगी, उसके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, उसकी हिमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी, आरबीसी इसमें से हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, टूटना शुरू हो जाएंगे आरबीसी, बेबी तो मर जाएगा, मर सकता है ना। तो ये जो कंडीशन हो रही है, ये जो डिजीज हो रही है, जो बीमारी हो रही है, दिस इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्यों कह रहे हैं उसको बताता हूं, लेकिन समझो बात के हुआ क्या। एक नेगेटिव वाली फीमेल की शादी हुई पॉजिटिव वाले बंदे के साथ, उसका बच्चा भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि फादर से जब कैपिटल डी आनी है, अगर तो फादर के पास दोनों कैपिटल डी, तो सारे बच्चे यही आने हैं। और अगर फादर के पास कैपिटल डी स्मॉल डी यानी हेटेरोजाइगस था फादर, तो फिर आधे चांसेस हैं कि पॉजिटिव वाला बच्चा होगा और आधे चांसेस हैं कि नेगेटिव वाला बच्चा होगा। तो समझो कि अगर पॉजिटिव वाला बच्चा हो गया नेगेटिव फीमेल के अंदर, तो वो नेगेटिव वाली फीमेल में के अंदर से प्लेसेंटा से क्रॉस करके फीटस के 2, 4, 10, 12 आरबीसी गुजर के, जो कि नहीं गुजरने चाहिए थे, आम हालात में नहीं गुजरे, सेपरेट होता है ब्लड, लेकिन कभी चले भी जाते हैं, तो अगर आरबीसी थोड़े से गुजरा के प्लेसेंटल सर्कुलेशन से होते हुए मदर में एंटर हो गए, मेटरनल ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो गए, तो जैसे ही वो मदर में जाएंगे, तो मदर क्या करेगी? एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी ढेर सारी, और वो जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनेगी वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि वो आईजीजी टाइप की है।
तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आ जाएंगी बेबी में। अब जो फीटस में आना शुरू होंगी एंटी आरएच एंटीबॉडीज, तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर के अंदर तो आरएच एंटीजन को तोड़ेगी। मदर को तो फर्क नहीं पड़ता, मदर तो नेगेटिव वाली थी, मदर के अंदर तो जो बेबी के ब्लड आरबीसीज गए थे सिर्फ वही टूटेंगे, मदर को तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज अब फीटस के अंदर जाना शुरू हो गई है, तो फीटस का तो सारा ब्लड ही आरएच पॉजिटिव वाला है, उसके तो सारे आरबीसीज के ऊपर आरएच फैक्टर लगा हुआ है, वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज के ब्लड को तोड़ना शुरू कर देंगे, वो सारा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा और आरबीसी टूटने शुरू हो जाएंगे। काम पे आ गया, ठीक है, स्यापा पड़ गया, तो काम लेने के देने पड़ गए, अजाब पड़ गया कि नहीं पड़ गया, ठीक है। और बेबी है इसका जिंदा रहना और उसका गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। दिस कंडीशन इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। मैंने इसको किस तरीके से लिखा है इसको देखें, फिर मैं आगे मजीद एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज RH नेगेटिव वुमेन इज मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन। अगर एक RH नेगेटिव वाली औरत की शादी हो जाती है RH पॉजिटिव वाले बंदे के साथ, अगर तो उसका जो जीनोटाइप है बंदे का वो ये है, तो फिर ऑल ऑफ द इट्स ऑफस्प्रिंग विल बी RH पॉजिटिव। और अगर उसका ये वाला है तो फिर 50-50% चांस है हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी RH पॉजिटिव एंड हाफ विल बी RH नेगेटिव। मैकेनिज्म क्या है, हुआ क्या, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, पैथो भी साथ लगा लिया, यानी डिजीज हो रही है ना, तो इस डिजीज की फंक्शनिंग कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। कहता है इफ आरबीसी ऑफ द RH पॉजिटिव फीटस, जो फीटस है उसके RH पॉजिटिव उसके पास एंटीजन थी, ये आरबीसी क्रॉस कर जाएं, क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। आम हालात में प्लेसेंटा और मटरनल ब्लड का आपस में बेबी का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या होता है, प्लेसेंटा क्या है, एक बैरियर है, सिर्फ डिफ्यूज करके चीजें आगे पीछे आ जाती हैं। लेकिन अगर कुछ आरबीसी क्रॉस कर जाएं, RH पॉजिटिव फीटस वाले मदर में चले जाएं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके चले जाएं, कहां पे, RH नेगेटिव मदर्स के ब्लड में चले जाएं, तो क्या होगा, मदर विल प्रोड्यूस और सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज। मदर क्या करेगी, मदर उस RH एंटीजन को किल करेगी, ऑब्वियस सी बात है, एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएगी। मदर को थोड़ी पता है कि मेरे बेबी की तरफ से ये आ रहा है यार, चलो मैं ना करूं कुछ, मदर तो कहेगी भाई RH एंटीजन आ गई, मैंने तोड़ना ही तोड़ना है, एंटी RH एंटीबॉडीज बनेगी। और जो ये एंटी RH एंटीबॉडीज बनी है, इफ दे सीप का मतलब होता है रिंग के, थोड़ा थोड़ा रिंग के किसको पहुंच जाए, सीप थ्रू द प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए और अब किस में चली जाए, बेबी में, ब्लड एंटर द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फीटस। और अगर वो फीटस के ब्लड सर्कुलेशन में एंटी RH एंटीबॉडीज एंटर हो गई, तो ये एंटी RH एंटीबॉडीज क्या करेंगी, हिमोलिसिस का मतलब क्या है, हीम मींस ब्लड, यहां पर आरबीसी, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन द बर्स्टिंग ऑफ द आरबीसी, तो फीटस शुरू हो जाएगा, फीटस के आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे, बर्स्टिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एंटी RH एंटीबॉडीज फीटस के आरबीसी के ऊपर लगी हुई RH एंटीजन के ऊपर अटैक करेंगे, तो जब RH एंटीजन टूटेगी तो आरबीसी पूरा टूट जाएगा और आरबीसी में हीमोग्लोबिन बाहर निकल आएगी और वो आरबीसी फजूल हो जाएगा, जाया हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हिमोलिसिस हो रही है, ब्लड टूट रहा है, आरबीसी टूट रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस डिजीज को कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। क्या कहते हैं इस डिजीज को, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। क्यों, क्योंकि बेबी के आरबीसी टूट रहे हैं, हिमोलिसिस हो रही है बेबी के आरबीसी की, इसलिए इसको क्या कह दिया, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। समझ में आ गई बात। दूसरा बीमारी का नाम क्या है, इसका नाम है मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, अगर मदर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, ओके। अगर मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, बेबी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ओके। लेकिन अगर मदर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, फिर भी ओके। लेकिन अगर मदर का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, नाउ दिस इज इनकम्पैटिबल, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, ठीक है। देखो, अगर पॉजिटिव था फिर भी ओके, नेगेटिव था फिर भी ओके, ठीक है। अगर बेबी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और मदर का पॉजिटिव था, बेबी का नेगेटिव था और मदर का पॉजिटिव था, तो फिर भी ओके। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव को लगाया जा सकता है। तो अगर बेबी के ब्लड के कुछ आरबीसी सीप करके मदर में चले भी गए, सो व्हाट, मदर तो वैसे ही पॉजिटिव है। नेगेटिव ब्लड अगर मदर में चला भी गया तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव को नेगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेबी पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, अब दोनों डिफरेंट ब्लड ग्रुप आ गया ना, दोनों ब्लड ग्रुप डिफरेंट आ गए और ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हुए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देंगे, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कभी भी नेगेटिव को नहीं लगाना हमने, है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है, एबीओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी है कि RH की इनकम्पैटिबिलिटी है, किसके दरमियान है, मदर और फीटस के दरमियान, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो भी कोई टेंशन नहीं, कंपैटिबल है। दोनों नेगेटिव हो, मदर और फीटस, तो भी फिर भी कोई टेंशन नहीं, दोनों नेगेटिव है। अगर फीटस नेगेटिव हो और मदर पॉजिटिव हो, फिर भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मदर नेगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव हो, अब बड़ी टेंशन है। इस कंडीशन को बोलेंगे कि मदर और फीटस का जो RH ब्लड ग्रुप का आपस में ना कंपैटिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है, मसला बन सकता है, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। सही है, क्या होगा, क्या
आरबीसी फिटस का जो आरएस पॉजिटिव फिटस का ब्लड वाला आरबीसी था वो क्रॉस करके प्लेसेंटा बैरियर को मदर में जाएगा। मदर देखेगी, अच्छा मदर कहेगी एंटी आरएस एंटीबॉडीज बनाती हूँ, मदर आरएस एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटी आरएस एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में वापस आएंगी ब्लड सर्कुलेशन में और आके हिमोलिसिस कर देंगी, आरबीसी को तोड़ना शुरू कर देंगी और बेबी के आरबीसी टूटते जाएंगे, हिमोलिसिस हो जाएगी। तो चूंकि हिमोलिसिस हो रही है इसलिए इस डिजीज का नाम है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो जब उसके आरबीसी टूट गए और हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो गया और हीमोग्लोबिन बाहर निकल गया तो उसका मतलब बेबी को खून की कमी हो गई, ठीक है। और अगर ब्लड की डेफिशिएंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया। तो दिस इज कौन सी डिजीज है, अनीमिया। पेशेंट क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, फीटस क्या हो जाएगा, अनीमिक हो जाएगा, खून की कमी होगी उसको। तो अगर इतनी खून की कमी हो जाएगी, इतना ज्यादा अटैक हो जाएगा आरबीसी में और बेबी तो उसमें ब्लड ही नहीं है, तो वो बॉडी किस तरह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे करेगा, आरबीसी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं डिस्ट्रॉय हो गया सारा कुछ, ठीक है, हिमोलिसिस हो गई। अब क्या करें फिर, मर जाएगा बेचारा बच्चा, इनसाइड द मदर ही उसकी बेचारे की डेथ हो जाएगी। अगर इतना स्वेयर अटैक हो जाए और इतने ज्यादा जो अनीमिया हो जाए, जब ऑक्सीजन नहीं रही, ब्लड ही नहीं रहा, तो क्या होगा फिर, अनीमिक बेबी। इसमें क्या हो गया, लैक ऑफ एचबी, हीमोग्लोबिन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो अनीमिया हुआ है, कौन सा अनीमिया हुआ है, दिस इज हीमोलिटिक अनीमिया। कौन सा अनीमिया हुआ, हीमोलिटिक अनीमिया। देखो अनीमिया की बहुत सारे टाइप्स हैं, एक बंदा है उसको उसने आयरन नहीं खाया, उसकी वजह से उसको उसकी कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, आयरन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो अगर किसी बंदे के में उसके ब्लड ग्रुप सब कुछ ठीक है लेकिन आरबीसी टूटी जा रहे हैं, आरबीसी को ब्लड में कोई तोड़ी जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हीमोलिटिक अनीमिया, के आरबीसी टूट रहे हैं, उसकी वजह से खून की कमी हो रही है, तो हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ होता है हीमोलिटिक अनीमिया, तो बच्चे की क्या हो जाएगी, अबॉर्शन और मिसकैरेज, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही इनसाइड द मदर यूट्रस के अंदर ही बेबी मर जाएगा, फौत हो जाएगा बेचारा, ठीक है। और स्टिल बर्थ, और अगर पैदा होगा भी तो मरा हुआ पैदा होगा, सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मदर का ब्लड ग्रुप था आरएच नेगेटिव और बेबी का ब्लड ग्रुप था आरएच पॉजिटिव। बेबी के आरबीसी कुछ शुगर लगाने के लिए मदर में चले गए, मदर ने कहा वही ये क्या हो गया, मदर ने ढेर सारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना ली, ये उसका मौत का सामान हो गया बच्चे के। अब एंटी आरएच एंटीबॉडीज जाएंगी प्लेसेंटा से सीप करके वापस बेबी में और बेबी के आरबीसी पर अटैक कर देंगे और आरबीसी टूट जाएंगे, अनीमिया हो जाएगा, हिमोलिसिस हो जाएगी, हीमोलिटिक डिजीज न्यू बॉर्न हो जाएगी, हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा बेबी को। इतने कम अनीमिया में, इतने कम एज में बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और बच्चा मर जाएगा बेचारा। तो क्या हो गई, तो अबॉर्शन हो जाएगी, स्टिल बर्थ हो जाएगी, मिसकैरेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नॉट ऑलवेज, कभी कभार बचत हो भी सकती है। कैसे बचत होगी बताता हूँ, और कब बचत होगी ये भी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये आरबीसी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बेबी में गई, आरबीसी टूटना शुरू हुआ, हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बेबी सर्वाइव कर गया। अगर बेबी सर्वाइव कर भी जाता है, नहीं मरता, स्टिल बर्थ नहीं होती, मिसकैरेज नहीं होती, अबॉर्शन नहीं होती, बेबी सर्वाइव कर जाता है, तो फिर बेबी की हालत क्या होगी, बेचारे की क्या कंडीशन होगी, क्या सिम्टम्स आएंगे बेबी के अंदर, क्या कंडीशन होगी बेबी की और क्या सिम्टम्स आएंगे बेबी की बॉडी के अंदर, वो हम पढ़ने लगे, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा कि जब बेबी के ब्लड में से आरबीसी टूटी जा रहे हैं, तो फीटल लाइफ में आरबीसी बना कौन रहा होता है, लिवर और स्प्लीन। कौन बना रहा होता है, दो ऑर्गन्स हैं जो कि ब्लड बना रहे होते हैं। अडल्ट लाइफ में तो बोन मैरो बना रही होती है, रेड बोन मैरो, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स बना रही होती है अडल्ट में, आरबीसी प्रोडक्शन कर रही होती है। लेकिन जो फीटल लाइफ है उसमें लिवर और स्प्लीन आरबीसी बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जब बॉडी में आरबीसी टूटी जा रहे हैं तो बॉडी ब्रेन और पूरी बॉडी सिग्नल भेजेगी लिवर और स्प्लीन को कि भाई आरबीसी टूट रहे हैं और बनाओ। लिवर और स्प्लीन कहेंगे हम क्या करें यार, हम तो बना रहे हैं, जो तुम तो तोड़ी जा रहे हो, कहेंगे हमें नहीं पता और बनाओ। लिवर स्प्लीन और आरबीसी लिवर को लगेगा शायद हमारा कसूर है यार, हम नहीं बना रहे सही से, वो और मजीद काम करेंगे, और मजीद काम करने के लिए क्या करेंगे, अपने सेल्स को इंक्रीज करेंगे, अपने साइज में इजाफा करेंगे, बड़े होंगे, कहेंगे हम और मजीद काम करेंगे, वो और मजीद काम करेंगे और आरबीसी बनाएंगे, वो फिर टूट जाएंगे, जाके एंटी आरएच एंटीबॉडीज फिर तोड़ देंगे उनको। अब फिर बॉडी कहेगी लिवर और स्प्लीन को भाई दो हमें आरबीसी दो, लिवर स्प्लीन कहेंगे भाई हम दे तो रहे हैं, आप तोड़ी जा रहे हो, हम क्या करें, क्योंकि नहीं और दो, तो लिवर और स्प्लीन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे साइज में, लिवर और स्प्लीन स्वेल कर जाएंगे साइज में, और इस कंडीशन को बोलेंगे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। लिवर भी बड़ा हो गया, हेपेटो, स्प्लीन भी बड़ी होगी, स्प्लीनो, हेपेटोस्प्लीनोमेगा, बड़े हो गए, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिवर स्प्लीन स्वेल कर गए। क्यों स्वेल कर गए, ताकि ज्यादा आरबीसी रिलीज की जाए डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि खून की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा कि एक तो वो बड़े साइज के हो गए, दूसरा क्या, अब ना जो एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स बनने के लिए काफी सारी स्टेजेस हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं। जिस तरह रेड बोन मैरो में एरिथ्रोब्लास्ट उसमें बनते हैं, आरबीसी बनते हैं, तो बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के 7 स्टेप से गुजर के आरबीसी बनता है, फाइनल फॉर्म में बनता है, ठीक है। एक आरबीसी बनने की स्टेजेस में से एक छोटा सेल होता है, इमेच्योर सेल होता है, बड़ा सेल होता है पीछे, उसका नाम होता है एरिथ्रोब्लास्ट। क्या नाम होता है, एरिथ्रोब्लास्ट। क्या नाम होता है, एरिथ्रोब्लास्ट। उस एरिथ्रोब्लास्ट से आगे जो है ना वो स्टेजेस गुजरती हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर रेटिकुलोसाइट और फिर एंड पे जाके हमारे पास आरबीसी बनता है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब वो जो एरिथ्रोसाइट बनाने वाला सेल है ना पीछे, उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्ट। जिस तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट था जो बोन सेल्स बना रहा था,
कॉन्ड्रोब्लास्ट था जो कि कार्टिलेज के सेल्स बना रहा था, इसलिए जो एरिथ्रोसाइट बना रहा है उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि लिवर और स्प्लीन को हमने कहा भाई और दो आरबीसीज और दो, लिवर स्प्लीन ने दिया, फिर उन्होंने साइज बड़ा कर लिया, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उन्होंने और दिया, हमने कहा और दो और दो। अब लिवर और स्प्लीन क्या करेंगे, वो कहेंगे यार तुम इतने में बना रहा हूँ आरबीसी दे रहा हूँ, तुम तोड़ी जा रहे हो, अब और चाहिए, कहेगा और, हमने कहेगा हाँ और चाहिए, तो क्या करेगा लिवर और स्प्लीन क्या करेंगे कि एरिथ्रोब्लास्ट्स जो कि अभी इमेच्योर आरबीसीज हैं, जिनको अभी ब्लड में नहीं आना चाहिए, जो कि अभी लिवर और स्प्लीन के अंदर ही होने चाहिए, वो लिवर और स्प्लीन क्या करेंगे, नहीं तो कोई इंतजार होता, कोई गल नहीं, वो लिवर स्प्लीन का आपसे इंतजार नहीं होता ना, कोई बात नहीं, वो एरिथ्रोब्लास्ट रिलीज कर देंगे। अभी वो एरिथ्रोब्लास्ट से फाइनल फॉर्म में एरिथ्रोसाइट आया ही नहीं है, वो आरबीसी भी बना ही नहीं, वो कहेंगे इमेच्योर पकड़ो यार तुम पकड़ो, वो क्या करेंगे ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो इस फीटस के ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब भी किसी सेल की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो जाए ना, तो उसके आगे ओसिस लगा देते हैं, ओसिस। अब यहां पर क्या हुआ है, एरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा हो गए हैं, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, बच्चे में फीटस में फिटैलिस, तो कंडीशन का नाम क्या हो गया, एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट्स, ब्लास्ट एरिथ्रो यानी एरिथ्रोब्लास्ट, ओसिस यानी ज्यादा हो गए, इंक्रीज इन नंबर हो गया, तो क्या हो गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस। किसमें हुआ, फीटस में, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अगर किसी में ल्यूकोसाइट ज्यादा हो जाए, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर किसी में थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर किसी में एरिथ्रोसाइट ज्यादा हो जाए, एरिथ्रोसाइटोसिस। कोई भी ज्यादा हो जाएगा सेल तो हम क्या लगाएंगे, ओसिस। अब कौन ज्यादा हो गया यहाँ पे, एरिथ्रोब्लास्ट, तो इसलिए इसको क्या बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। आम मेरे और आपके ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे ब्लड में, बोन मैरो में एरिथ्रोब्लास्ट सारे सेल फाइनल बन के आरबीसी बन के निकलता है ब्लड के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि बेबी आरबीसी तोड़ी जा रहा है, एंटी आरएच एंटीबॉडीज तोड़ी जा रही है, बेबी की आरबीसी लिवर और स्प्लीन ने और भेजे, और हमने कहा उन्होंने और भेजे और भेजे और भेजे, और साइज में बड़े हो गए लिवर स्प्लीन, पेटोस्प्लीन में गैली होगी, तोड़ी जा रहे हैं तोड़ी जा रहे हैं, उन्होंने कहा फड़ो फिर इमेच्योर ले लो फिर तुसी, तो ब्लड में एरिथ्रोब्लास्ट ही आना शुरू हो गए, तो इस कंडीशन को बोला एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोला, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और फीटस में हो रहा है इसलिए इसका एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो किसी भी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पे लॉन्ग लिख दें, मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी पे लॉन्ग लिख दें, हेमोलिटिक डिजीज और न्यूबॉर्न पे लिख दें, किसी भी तरीके से आपको आता है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये लिखना हमने। ठीक है, अब मैंने कैसे लिखा है इसको, यहाँ क्या होगा जी, लिवर और स्प्लीन ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि टूट रहे हैं, तो अब उसकी कमी को पूरा तो करना है दे। अच्छा जी, लिवर और स्प्लीन ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करेंगे, जब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, जब लिवर और स्प्लीन ज्यादा काम करेंगे तो दे स्वेल, वो बड़े हो जाएंगे, सूज जाएंगे। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, बड़े हो गए, साइज में लिवर भी बड़ा हो गया, स्प्लीन भी बड़ा हो गया, मेगा बड़े हो गए, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। ठीक है, अच्छा अब जब इस बड़े होने के साथ भी काम नहीं चल रहा, टूटी जा रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे हम, वो लिवर और स्प्लीन क्या कहेंगे, दे विल स्टार्ट टू रिलीज एरिथ्रोब्लास्ट, इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो क्या करेंगे कि इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट जो कि अभी मेच्योर होके एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होने थे, वो अभी उनको मेच्योर हुआ ही नहीं है, वो पहले ही भेज देंगे उनको ब्लड में कि यार चलो तुम तो सही नहीं खा रहे, तुम टाइम ही नहीं दे रहे बनाने के लिए, और तुम्हें चाहिए तो पकड़ो फिर एरिथ्रोब्लास्ट ही ले लो, फिर मेरे पास यही है अभी, लिवर स्प्लीन यही है हमारे पास, अभी हम बने नहीं, अभी पहले तुम मांगी जा रहे हो, अब है ही नहीं तो क्या करूं फिर। यानी यही बात है कि आप मामा के पास जाए, मामा कहेंगे मामा रोटी दें, खाना भूख लगी, मामा कहेंगे अभी कच्चा है, अभी खाना पका रही हूँ, हांडी पक्की है, कच्ची है, रोटी नहीं पकी, अभी रोटी नहीं पकी। आप कहीं मम्मा नहीं मैंने खाना, मामा को कच्चा ही दे दे, मम्मा फड़ फिर तू खा, ठीक है, रोटी खा, जी खा, है ना, आपसे इंतजार ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें, फिर जो इमेच्योर है, कच्ची है, गैर ना पकी है, फिर वही देनी पड़ेगी ना आपको यार, क्या करें फिर, तो एरिथ्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाएंगे ब्लड में, और इन एरिथ्रोब्लास्ट के बढ़ने की वजह से इस बीमारी का नाम हमने क्या रख दिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। समझ में आ गई ये बात, सही। अब देखो कि वो आरबीसी टूटे, हीमोग्लोबिन निकला, सही। लिवर जब आरबीसी टूटते हैं तो लिवर क्या करता है, उस आरबीसी के हीमोग्लोबिन को उठाता है, उसको तोड़ता है, और उसको तोड़ने से एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी से, हीमोग्लोबिन के टूटने से लिवर में बनता है बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन वही है कि जो बिलीरुबिन अगर बॉडी से बाहर ना जाए और ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, आम बंदों में भी हो जाता है, हेपेटाइटिस कंडीशन में भी यही होता है, बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन वो आरबीसी टूटने की वजह से नहीं हो रहा होता, वो किसी और वजह से हो रहा होता है। खैर यहाँ पर भी अब क्या हो रहा है, आरबीसी टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्ट हो रही है लिवर के अंदर, तो क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा बॉडी में, बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जब बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि जो बच्चा है उसकी जो स्किन है और जो उसकी आईज हैं वो येलो नहीं हो जाएंगी, व्हाइट्स ऑफ द आई का जो व्हाइट वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा, उसका स्क्लेरा है जो व्हाइट कलर का था आई का पोर्शन, वो येलो नहीं होना शुरू हो जाएगा, येलोइंग ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड जॉन्डिस, और येलोइंग ऑफ द स्किन इज कॉल्ड जॉन्डिस, जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा, बिलीरुबिन होना शुरू हो जाएगा इंक्रीज। ज्यादा अगर बिलीरुबिन इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, ब्रेन सेल्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जब वो ब्रेन सेल्स में जाके बिलीरुबिन डिपॉजिट होता है ना, तो बच्चा फिर मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, बच्चा फिर पागल वाला बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट वाला बच्चा नहीं पैदा होगा। और जो ये जाके बिलीरुबिन ब्लड ब्रेन सेल्स को डैमेज करेगा ना, इस कंडीशन को कहते हैं कर्निक टेरस। देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है कि जब रैपिड प्रोडक्शन हो रही है आरबीसी की, आरबीसी बन ज्यादा रहे हैं तो टूट भी ज्यादा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रही है, जब आरबीसी टूटेगा
तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनेगा? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिलिरुबिन क्या करेगा? ब्रेन सेल्स में जाएगा, ब्रेन सेल को डैमेज करेगा, और इस कंडीशन इज कॉल्ड कर्निक तो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा। डैमेज इज द ब्रेन सेल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कर्निक फिर क्या होगा? दिस बिलिरुबिन इट टर्न्स द स्किन एंड व्हाइट्स ऑफ द आई येलो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस। बच्चे को जॉन्डिस होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर बच्चा सर्वाइव कर भी गया, फॉर एग्जांपल बच भी गया, नहीं अबॉर्शन हुई, स्टिल बर्थ नहीं हुई, मिसकैरेज नहीं हुई, तो क्या होगा? बेचारे का बुरा हाल है, सत्यानाश हुआ पड़ा उसका, सारा आरबीसी टूट रहा है, एनीमिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हुई हुई है, सर्वाइवल मुश्किल है, आखिरी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है बेचारा, क्या बनेगा उसके साथ। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? एक तो लिवर स्प्लीन ज्यादा आरबीसी बनाए, ज्यादा टूटे, रिथ्रोब्लास्ट निकल आए ब्लड में, लिवर स्प्लीन बड़े हो गए साइज में, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली हो गई, टूटे, हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बना? बिलिरुबिन, बिलिरुबिन ज्यादा हो गया, ब्रेन सेल में इकट्ठा हो गया, कर्निक टेरस हो गया। स्किन और आईज व्हाइट ऑफ द आईज, यानी स्क्लेरा येलो होगी, दैट इज कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस। अब ये जो जॉन्डिस है ना, दिस जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। दिस जॉन्डिस इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्यों कह रहे हैं इसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस? बताता हूं। और चूंकि आरबीसी टूट रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। इस बीमारी को कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न। नए बच्चे, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसमें हीमोलिसिस हो रही है ब्लड की, ऐसी बीमारी जिसमें ब्लड की हीमोलिसिस हो रही है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, अच्छा अब मैं ये क्या कह रहा हूँ? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होते साथ ही जॉन्डिस होगा, पीला पड़ा होगा, आईज भी येलो होंगी, बच्चा भी पीला होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। कि बच्चा पैदा ही, क्योंकि पीछे से जॉन्डिस चलता आ रहा है, पहले से जॉन्डिस चलता आ रहा है, ठीक है ना, अभी थोड़ी बाद में थोड़ी होना शुरू हुआ है, पीछे से चलता आ रहा है, और जो बच्चा पैदा होगा साथ ही उसको जॉन्डिस होगा। वैसे छोटे बच्चों में ना, आप लोग डर ना जाएं, इसलिए बता रहा हूं, इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि छोटे बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सेकेंड डे पे, डे 2 से डे 3 से लेके डे 4 5 तक लेके किसी भी दिन पे, यानी 2 से लेके 5 तक किसी भी दिन पे जॉन्डिस स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मल बच्चों में सब कुछ अगर ठीक था, नॉर्मल था, कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं हुई, कोई हेमोलिसिस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी बच्चों में, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको 48 आवर्स के बाद से लेके 5वें दिन तक, 6ठे दिन तक जॉन्डिस डेवलप हो सकता है, जो कि हर बच्चों को 10 में से 9 बच्चों को होता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, यहाँ फिर उसे बोलते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस, उसे बोलते हैं नॉर्मल जॉन्डिस है ये। ठीक है, वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो डिजीज वाला नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल है। वो क्या आता है? वो ये होता है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है ना फीटल लाइफ में, वो होती है HbF, फीटल हीमोग्लोबिन, और जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना नॉर्मल, वो होती है HbA। ठीक है, और HbA2। तो बेबी जब बर्थ हो जाती है ना बेबी की, तो बेबी क्या करता है? अपनी नॉर्मल फीटल हीमोग्लोबिन को रिप्लेस करता है विद HbA। लिवर और स्प्लीन पुराने आरबीसी को तोड़ते हैं, और बोन मैरो के सेल्स नए हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करते हैं आरबीसी के अंदर, दैट इज HbA। तो फीटस बर्थ के बाद नया हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है HbA, और पुराना HbF खत्म करता जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन F टूटता है, तो जब भी हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है, उसकी वजह से बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है दूसरे, तीसरे, चौथे दिन के अंदर। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आपने बच्चों को धूप लगवानी है और वो बिलिरुबिन बिल्कुल ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाता है। दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, लेकिन ये वाला जॉन्डिस है ना, ये नॉर्मल नहीं है। ये क्या हुआ? ये कोई तीसरे दिन जाकर शुरू नहीं हुआ, ये जब बच्चा पैदा हुआ तभी ऐसा था। ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये कहानी पीछे से चलती आ रही थी। समझ आ रही है बात की? अब क्या करें? ट्रीटमेंट क्या दें? बेबी को क्या ट्रीटमेंट दें बचाने के लिए, और मदर को क्या ट्रीटमेंट दें? ठीक है, दोनों को ट्रीटमेंट देखना है, अलग से शॉर्ट में पूछा जाता है, बेबी को ट्रीटमेंट, मदर का ट्रीटमेंट। बेबी का ट्रीटमेंट देखो जरा पहले क्या होगा। अब बेबी के ब्लड में हो क्या रहा है? बेबी के ब्लड में हो ये रहा है कि एंटी-RH एंटीबॉडीज RH एंटीजन को उसके तोड़ रही है। बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, RH एंटीजन उसके ब्लड में है, एंटी-RH एंटीबॉडीज भी उसके ब्लड में है, जो कि मदर से आई नहीं है, और वो RH फैक्टर को तोड़ रही है, आरबीसी को बेबी के तोड़ रही है, RH पॉजिटिव वाले ब्लड। हम क्या करेंगे? बेबी का पूरा ब्लड चेंज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। हम बेबी का पूरे ब्लड को रिप्लेस कर देंगे। किससे ब्लड को रिप्लेस कर देंगे? उसका जोन सा भी ब्लड ग्रुप होगा ना, उसको उसके RH नेगेटिव वाले से रिप्लेस कर देंगे। अगर उसका RH पॉजिटिव था ना बेबी का ब्लड ग्रुप, अगर उसका A पॉजिटिव था, हम उसको एक A नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। छोटा सा बच्चा है, 1/12 ऑफ द बॉडी वेट बेबी में फ्लूइड होता है, ब्लड होता है। नॉर्मल बच्चे में जो बच्चा पैदा होता है 3 किलो का होता है। 3 किलो के हिसाब से अगर आप ब्लड वॉल्यूम लगाओ तो मेरे ख्याल से 30 ml 50 ml के करीब टोटल बच्चे में एक ब्लड होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है, वो हम अम्बिलिकल कॉर्ड से भी कर लेते हैं, पेरिफेरल वेन से भी कर लेते हैं। वो आपने एक तरफ से ब्लड डालना है और एक तरफ से निकालते जाना है, पूरे का पूरा बेबी का ब्लड रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? विद एन RH नेगेटिव टाइप ब्लड ग्रुप। किससे रिप्लेस कर देना है? RH नेगेटिव टाइप ब्लड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, RH नेगेटिव टाइप ब्लड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है, फ्री ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडीज। ऐसे RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप से रिप्लेस कर देना है जिसके अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज ना हो। मैं सारी बात समझाता हूं।
बेबी का ब्लड, जब बेबी पैदा हो गया है, बच्चा बचाना है उसको आपने, तो क्या कर सकते हैं आप उसके ब्लड को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं, सारा ब्लड रिप्लेस करते हैं किससे, आरएच नेगेटिव वाले टाइप से ब्लड रिप्लेस करते हैं। अगर ए पॉजिटिव था तो ए नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं, अगर ए बी पॉजिटिव था तो बी नेगेटिव लगा दें उसको, अगर ओ पॉजिटिव था तो ओ नेगेटिव लगा दें। बच्चे कहते हैं कि सर, मैंने भी अपने सर को यही कहा कि सर बच्चा तो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगाए ना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं आप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं। तो सर ने कहा सोचो। मैंने बड़ा सोचा, मुझे बाद में जाके एमबीबीएस में समझ में आया कि क्यों क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। देखो, एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ठीक है, उसमें आरएच एंटीजन है और उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज भी हैं, जो कि एंटी आरएच एंटीबॉडीज उसके आरएच पॉजिटिव वाले आरबीसी को तोड़ रही हैं। तो अगर मैं इस ए पॉजिटिव का रिप्लेस करके ब्लड इसको फिर ए पॉजिटिव भी लगाऊं, तो उस ए पॉजिटिव में तो फिर आरएच एंटीजन होगी और उसके पास पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडीज पड़ी नहीं है, वो फिर तोड़ना शुरू कर देंगी इसके एंटीजन को। तो फायदा, ठीक है, फायदा नहीं, फायदा कोई फायदा नहीं पाया ना आपने। उसके पॉजिटिव वाले को कभी भी पॉजिटिव से रिप्लेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का ही तो इशू है, आरएच एंटीजन का तो इशू है और वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज उसके अंदर पड़ी हैं, उसको तोड़ी जा रही हैं। तो अगर फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा दोगे तो फायदा, वो एंटी आरएच एंटीबॉडी फिर तोड़ी जाएंगी उसको। तो आप आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लगाओ, आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लगाओ। और जब आरएच नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप लगाओगे उसमें तो कोई एंटीजन नहीं ना है, ठीक है, तो उसमें तो कोई एंटीजन नहीं है, तो वो चली भी जाएंगी उसकी ब्लड में, तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो पहले से उसके ब्लड में है वो किसको तोड़ेंगी? किसी को भी नहीं, एंटीजन तो है नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गई। जो आपने आरएच नेगेटिव वाले ब्लड से उसको रिप्लेस किया ना, दैट शुड बी फ्री ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज। मतलब उसमें पहले से कोई एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। देखो, एक तो पहले उसके अंदर है, वो तो चलो जो है वो तो बर्दाश्त हम कर लेंगे, तो और मजीद एंटी आरएच एंटीबॉडीज ना डालनी उसके अंदर। क्यों क्यों वो पहले से बनी बनाई एंटी आरएच एंटीबॉडीज कैसे आ जाएंगी नेगेटिव के अंदर? अगर नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं वो पहले कहीं एक्सपोज हो चुका है आरएच पॉजिटिव से, तो आपको पता है फिर नेगेटिव वाले ने भी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना ली होगी, है ना। इसलिए तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हैं अगर नेगेटिव वाला पहले कभी एक्सपोज नहीं हुआ पॉजिटिव से और नेगेटिव वाले के पास पहले अब दोबारा एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं है, तो फिर लगा सकते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने बेबी के ब्लड को, जो भी उसका ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो सा भी बना उसकी उसी वाले के नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। और वो जो नेगेटिव में रिप्लेस करोगे ना, उसके पास एंटी आरएच एंटीबॉडीज होंगी उस नेगेटिव वाले में, ना ही उसमें आरएच एंटीजन होगी, तो वो पूरे का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। अब क्या होगा, आरबीसी की लाइफ कितनी है? 3 महीने 120 दिन, 4 महीने 120 दिन, 120 दिन के बाद आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे। जो नए आरबीसी बने जो आपने डाले थे उसमें हिमोलिटिक रिएक्शन तो रुक गया, बेबी हिमोलिटिक रिएक्शन रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने जो आरबीसी डाले उसमें आरएच एंटीजन ही नहीं थी, और बेबी के पास अगर एंटी आरएच एंटीबॉडीज थी भी तो वो रिएक्ट ही नहीं की, खत्म होगी बात। 4 महीने जब गुजरेंगे जो उसकी एंटी आरएच एंटीबॉडीज होंगी थोड़ी बहुत, वो खत्म हो जाएंगी इसके ब्लड में से। जब नए आरबीसी बनाएगा इसका बेबी, उसका जो भी ब्लड ग्रुप था, अब अगर वो बी पॉजिटिव था, आपने बी नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया, उसके असल में जीनोटाइप तो बी पॉजिटिव वाली है ना, कैपिटल डी वाली है ना, जीनोटाइप तो वो पॉजिटिव वाली है। तो अब जो नए आरबीसी बनेंगे 4 महीने के बाद वो कौन से होंगे? पॉजिटिव वाले। वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका ब्लड है वो दोबारा से क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव। यानी आपने अगर पैदा होने पे उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब सारी जिंदगी उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव ही रहेगा, नहीं, 4 महीने के बाद दोबारा उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अब तब तक जब तक वो बनाएगा बी पॉजिटिव एंटीजन लगाएगा, तब तक वो एंटी आरएच एंटीबॉडी खत्म हो चुकी होंगी उसके ब्लड में से, और कहानी सिंपल हो जाएगी, बच्चा बच जाएगा अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेबी का ब्लड शुड बी, लाइन एक है लेकिन समझाने में जोर लगता है, ठीक है, क्या है जी, बेबीज ब्लड शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, फौरी तौर पे ब्लड को रिप्लेस कर दो बच्चे के, किससे? बाय आरएच नेगेटिव ब्लड, आरएच नेगेटिव ब्लड से रिप्लेस कर दो। आरएच नेगेटिव ब्लड मतलब जो सा भी उसका ब्लड ग्रुप है उसी वाले ब्लड ग्रुप के नेगेटिव वाले टाइप से उसके ब्लड ग्रुप को रिप्लेस कर दो, फ्री ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज। ऐसा नेगेटिव ब्लड डालना है जिसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज ना हो, और जो आरएच नेगेटिव ब्लड डालोगे उसमें आरएच एंटीजन भी तो नहीं ना होगी, ये मैंने खुद से लिखा है, फ्री ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज एंड आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन भी नहीं होगी इसके अंदर और एंटी आरएच एंटीबॉडीज भी नहीं होगी, दोनों में गुजारा जो है चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। मदर को क्या ट्रीटमेंट देंगे मैं बताता हूं, लेकिन देखो कि एवरी केस ऑफ द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिटी और मैटरनल फर्टिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी इज सच वेयर सच स्ट्रांग नहीं। जो पहली पहली प्रेगनेंसी होती है ना उसमें गुजारा चल जाता है। क्यों गुजारा चल जाता है? क्योंकि ना बच्चा बच जाता है। क्यों? कि जो आरबीसीज 5 7 10 आरबीसीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में आए थे ना, और मदर ने उनके खिलाफ जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाई थी ना, तो वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर थोड़ी सी बनाती है। क्यों थोड़ी सी बनाती है? क्योंकि देखो ना, थोड़ी सी एंटीजन आई है, थोड़े से आरबीसीज आए हैं क्रॉस करके, तो मदर पागल थोड़ी है इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बना लेगी, इतनी एंटीजन ही नहीं है। थोड़ी सी एंटीजन बनाएगी वो उसको किल कर देगा, थोड़ी सी एंटीजन जाएगी भी, एंटीबॉडीज जाएंगी फीटस में, लेकिन बच्चा बचने के काबिल हो जाएगा, बिल्कुल मरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन देखो, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी की बर्थ होगी, तो जब बर्थ होगी ना, तो आफ्टर बर्थ होगी। आफ्टर बर्थ का मतलब क्या है कि जब बेबी की डिलीवरी होगी तो उसके बाद आफ्टर 20 to 45 मिनट्स क्या होगा, 10 to 45 मिनट्स के बाद प्लेसेंटा डिटैचेस फ्रॉम द यूट्राइन वॉल्स और प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी, दैट इज कॉल्ड आफ्टर बर्थ। अभी जो प्लेसेंटा है ना, दिस इज रिच इन फ्लूइड, और प्लेसेंटा बड़ा सारा होता है, 1 किलो का 1.5 किलो का,
ऑर्गन है और इतना बड़ा सारा होता है, उसकी ग्लोब्यूल्स है, पूरा पूरी उसका ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। नहीं समझना कि बेबी और मदर के दरमियान को पाइप है जो कि कनेक्ट कर रही है दोनों को आपस में, दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पूरा एक चीज है, ठीक है। अब वो जो प्लेसेंटा है जब वो अटैच करेगा यूट्राइन वॉल से, तो प्लेसेंटा जब उतरेगा ना यूट्राइन वॉल से, तो प्लेसेंटा के अंदर तो बेबी का ब्लड भी था आधे प्लेसेंटा में, और आधी तरफ से मदर का ब्लड भी था। जब प्लेसेंटा उतरेगा ना यूट्रस से, तो यूट्रस में भी जख्म थोड़ा सा तो रहेगा ना, तो इस जख्म के जरिए बेबी के ब्लड के बहुत ढेर सारे आरबीसी मदर के अंदर चले जाएंगे। पहले तो नहीं गए, प्लेसेंटल बैरियर था, गए लेकिन इतने नहीं गए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत गए, मदर ने भी थोड़ी बहुत एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाई, वो आई, उसने तबाही की, थोड़ी बहुत हीमोलिसिस की, लेकिन इतना खतरनाक हद तक जॉन्डिस नहीं हुआ, इतना खतरनाक हद तक बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा, इतने बच्चा बच गया, ठीक हो गया, नॉर्मल सही है। और हमने उसको थोड़ा बहुत बचा लिया, बाद में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हुई, हमने थोड़ी एफर्ट की, बच्चा ठीक हो गया, सही। लेकिन जब पहले इस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके बाद जब प्लेसेंटा डिटैच होगा, तो ढेर सारे आरबीसीज फीटल ब्लड सर्कुलेशन से मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे, और मतलब ढेर सारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना के रख लेगी। ऑब्वियस सी बात है, ढेर सारे एंटीजन आया तो ढेर सारी एंटीबॉडीज बनेंगी ना। और जब इतनी ढेर सारी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी ना मदर, तो ये ढेर सारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेसिस्ट करेंगी, प्लाज्मा में रहेंगी अंटिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी, अगली प्रेगनेंसी तक। क्योंकि मैटरनल का जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ना, वो बहुत स्वेयर होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। जब इतने ज्यादा आरबीसी जाएंगे ना, तो मदर इतने ज्यादा आरएच एंटीजन बना लेगी, इतनी ज्यादा एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना लेगी कि वो इतने साल तक, साल दो साल तक प्रेसिस्ट कर सकते हैं प्लाज्मा में, और वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज रहेंगी मदर के अंदर, ठीक है। अब अगर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, फॉर एग्जांपल साल के बाद, 1.5 साल के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, अब जो नेक्स्ट फीटस है वो भी आरएच पॉजिटिव होता है, तो अब अगर वो आरबीसी ना भी भेजे मदर के पास, तो पहले ही एंटी आरएच एंटीबॉडी इतनी बनी भी पड़ी है मदर के पास, वो सारी प्लेसेंटा को क्रॉस करके आएंगी, बेबी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो जो सेकंड प्रेगनेंसी है दैट इज वेरी डेंजरस। व्हाई? बिकॉज कि वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो बनी बनाई मदर के पास पड़ी थी पहले से, पिछली प्रेगनेंसी की, वही तोड़ देंगी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को, ठीक है ना। क्या हल करें, क्या इलाज करें? प्रिवेंशन कर सकते हैं, इलाज तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया तो हो गया, बस पहले कुछ कर सकते हैं, क्या करें? 2 दफा ना मदर को खुद से एंटी आरएच एंटीबॉडीज लगा देनी है। 2 दफा मदर को खुद से एंटी आरएच एंटीबॉडीज का टीका लगा देना है। एंटी आरएच एंटीबॉडीज के टीके को कहते हैं एंटी आरएच एंटी सीरम, बिकॉज सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरम, तो इस सीरम का नाम हो गया एंटी आरएच एंटी सीरम, ठीक है। और जो एंटी आरएच एंटी सीरम है, इसको एंटी डी सीरम भी कहते हैं, मैंने बताया था कि आरएच को डी कहते हैं, एंटी डी सीरम भी कहते हैं। वो सर मसला ही सारा एंटी आरएच एंटीबॉडीज का था कि मदर्स के आरएच एंटीबॉडीज ने आके बेबी के आरएच एंटीजन को तोड़ दिया, एंटी आरएच एंटीबॉडीज ने मदर बेबी के आरबीसी को तोड़ दिया। आप मदर को खुद से एंटी आरएच एंटीबॉडीज लगाने लगे, आप पागल हो गए? नहीं, हम मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन, एंटी आरएच एंटी सीरम इसलिए लगाने लगे हैं ताकि मदर का इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स उजागर ना हो, मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट ना हो। क्योंकि एक बार अगर मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो गया ना, तो फिर बहुत ज्यादा एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर बना लेगी। हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर को इंजेक्ट कर देंगे। कब? 2 दफा करनी है, एक दफा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, एक दफा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, उसके दरमियान ही, और एक जस्ट बिफोर द डिलीवरी, और एक दूसरा इंजेक्शन लगाना है डिलीवरी से पहले, ठीक है। तो 2 टीके लगाने हैं आपने एंटी आरएच एंटी सीरम के, एक लगाना है बिफोर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अर्ली स्टेजेस में, और एक लगाना है जस्ट बिफोर द डिलीवरी। देखो इससे होगा क्या, जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज का एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाया ना मदर को अर्ली प्रेगनेंसी में, उससे क्या होगा कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपने इंजेक्शन लगा दिया, अब बेबी बड़ा हुआ, बेबी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस किया, उसके आरबीसी बड़े हुए, आरएच एंटीजन लगी। अब अगर आरबीसी आरएच एंटीजन वाला पॉजिटिव वाला बेबी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर में आता भी है, तो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो हमने लगाई हुई है ना, वो उसको तोड़ देंगी, ठीक है। और वो हैं तो बड़ी कम तादाद में, तो पहले मैंने बताया थोड़े से आरबीसी आते हैं, वो थोड़े से जो आरबीसी आएंगे वो उनको तोड़ देंगे, आरएच एंटीजन एंटी आरएच एंटीबॉडीज को तोड़ देंगी, और मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा, मदर का इम्यून सिस्टम एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। हमने मदर को समझाया है, बताया है कि कुछ हुआ ही नहीं है भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने खुद ही से एंटी आरएच एंटीबॉडीज लगा के उस आरएच एंटीजन जो बेबी से आ रहा था उसे किल कर दिया, मदर को पता नहीं चला कि हुआ क्या, सही है। और जस्ट बिफोर बर्थ क्यों लगाया, जस्ट बिफोर डिलीवरी क्यों लगाया? जब प्लेसेंटा डिटैचेस, तो जब लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज आएंगे, तो पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडीज पड़ी होंगी, वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हमने डाली है इंजेक्शन में, वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज वो आरबीसीज आ रहे थे उनको किल कर देंगी, और मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। जब मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट नहीं होगा, तो मदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, बच्चा बचेगा, सुकून हो जाएगा। तो सर ये जो आपने एंटी आरएच एंटीबॉडीज लगाई है, ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक नहीं परसिस्ट करेंगी, नहीं, ये जो हम लगाएंगे ये शॉर्ट लाइफ स्पैन वाली होंगी, इनकी हाफ लाइफ कम होगी, ये 2-3 मंथ्स 5 मंथ्स के अंदर डिसअपीयर हो जाएगी प्लाज्मा से और खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले खत्म हो गई होंगी। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर दोबारा एक अर्ली प्रेगनेंसी में एंटी डी का टीका लगवाना है, और फिर जस्ट बिफोर बर्थ एंटी डी का टीका लगवाना है, फिर उससे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर
एंटी-आरएच एंटी सीरम लगवाना है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फिर जस्ट बिफोर बर्थ। जितनी भी नेगेटिव फीमेल्स हैं, आरएच नेगेटिव वाली फीमेल्स हैं, उन्होंने ख्याल रखना है कि जब भी शादी होगी और आपको पता चल गया कि आपके बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मोस्टली लोगों को पता ही होता है ब्लड ग्रुप, तो पता चल गया कि आपके हस्बैंड पॉजिटिव वाला है और मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला है, तो आपने प्रेगनेंसी होते साथ ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि आपको ये आरएच एंटी सीरम, एंटी आरएच सीरम, एंटी सीरम लगाया जाए और ये सारी कंडीशन से आप बच सकें। ठीक है, मैंने इसको किस तरह से लिखा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बचत हो जाती है, मे नॉट फेस मच प्रॉब्लम। पहली प्रेगनेंसी जो है ना वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, क्यों? क्योंकि कुछ थोड़े से आरबीसी जाते हैं मदर में और थोड़े से एंटीबॉडीज बनती है, उसको तोड़ देती हैं, तो वो इतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाता। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि सेकंड प्रेगनेंसी से पहले क्या हुआ था, जब इसकी फर्स्ट की डिलीवरी हुई तो प्लेसेंटा डिटैचेस and after birth a large number of RBCs Rh positive enter the mother and enter the maternal blood circulation और ढेर सारी एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर ने बना के रख ली है विच विल प्रेजिस्ट, जो कि रहेंगी मदर में, ऐसे ही रहेंगी इन द मदर्स ब्लड फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे अरसे तक मदर के पास रहेंगी एंड आर अ प्रेजिस्टेंट रिस्क, और ये एक रिस्क है प्रेजिस्टेंट जो कि है, मौजूद है, खत्म नहीं हो सकता, द प्रेजिस्टेंट रिस्क फॉर द नेक्स्ट आरएच फीटस पॉजिटिव, नेक्स्ट आरएच पॉजिटिव फीटस जो नेक्स्ट बेबी आएगा नेक्स्ट डिलीवरी में, उसके लिए बड़ा खतरनाक। यही बात मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की है। तो क्या करें, मदर को ट्रीटमेंट क्या दें, एंटी आरएच एंटी सीरम दें। कब दें? ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी दे दें और एक इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज इन द सीरम है, ये सीरम जो है इसमें जो एंटी आरएच एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द आरबीसीज ऑफ फीटस, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी जो कुछ आएगा मदर में, किससे पहले, बिफोर दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज, इससे पहले कि वो मैटरनल आरएच एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टार्ट करे, हमारी बनी बनाई एंटी आरएच एंटीबॉडीज ही आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड को तोड़ देगी, तो कोई टेंशन नहीं। सही है ना? और ये फिर प्रेजिस्ट भी नहीं करती, नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले खत्म भी हो जाती हैं। These anti-RH antibodies disappears before the next pregnancy, तो ये नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले खत्म भी होती है। इसकी रीडिंग कर लेते जल्दी से यहाँ से पेज नंबर 175, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, maternal fetal RH incompatibility. Maternal fetal RH incompatibility results when an RH negative woman married to an RH positive man conceives a child who is RH positive. जब RH नेगेटिव वाली फीमेल की शादी हुई RH पॉजिटिव वाले बंदे के साथ और उसका जो बेबी है जो उसने कंसीव किया वो भी RH पॉजिटिव है। इफ द मेंस जीनोटाइप इज कैपिटल डी, अगर तो बंदे का जीनोटाइप दोनों कैपिटल डी है, ऑल ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग्स, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग उनके कैपिटल डी स्मॉल डी विल बी RH पॉजिटिव, सारे RH पॉजिटिव होंगे। इफ द मैन जीनोटाइप इज कैपिटल डी स्मॉल डी, हाफ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स विद कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप विल बी RH पॉजिटिव, और आधे जो है ना वो क्या होंगे, RH नेगेटिव। वो उसने जिक्र नहीं किया, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। इफ द आरबीसी ऑफ द RH पॉजिटिव फीटस क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड एंटर इनटू द RH नेगेटिव मदर्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया, तो क्या होगा, द मदर्स इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू द फीटल RH एंटीजन स्टिमुलस बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज। अगर बेबी का RH पॉजिटिव एंटीजन आ गया मदर सर्कुलेशन में, तो मदर ढेर सारी एंटी RH एंटीबॉडीज बना लेगी। व्हेन मदर्स एंटी RH एंटीबॉडीज सीप थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन द फीटस, दे स्टार्ट हेमोलिसिस, और जब ये ब्लड एंटीबॉडीज क्रॉस करके जाएंगी बेबी में, तो वो हेमोलिसिस स्टार्ट कर देंगी, ब्रेक डाउन बस्टिंग ऑफ द आरबीसी, तो फीटस शुरू कर देंगी। एज दिस डिस्ट्रक्शन कंटिन्यूस, जिस तरह मजीद टूटेंगे तो फीटस बिकम एनीमिक, फीटस में एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। द एनीमिक फीटस स्टार्ट्स टू रिलीज मैनी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो क्या होगा, जो एनीमिक बेबी है वो क्या करेगा कि वो इमेच्योर आरबीसी को भेजना शुरू कर देगा, ब्लड में लिवर और स्प्लीन भेजना शुरू कर देंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और चूंकि हेमोलिसिस हो रही है ब्लड की, दैट्स व्हाई दिस हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दिस एनीमिया may lead to abortion still, बट बच्चा बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इवन इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूस, अगर बच्चा बच भी जाता है, द लिवर एंड स्प्लीन ऑफ द फीटस स्वेल, बड़े हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, सूज जाएंगे एज ए रैपिडली प्रोड्यूस आरबीसी, क्योंकि रैपिडली बड़े ज्यादा से आरबीसी प्रोड्यूस करे, इसको मैंने बोला हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसी इज कॉल्ड बिलिरुबिन। आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट नहीं है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही निकलेगी ना, हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनेगा, बिलिरुबिन, व्हिच आल्सो एक्युमुलेट्स इन द फीटस, फीटस में जमा होना शुरू हो जाएगा। बिलिरुबिन डैमेजेस द ब्रेन सेल्स को तबाह कर देगा एंड टर्न्स इट्स स्किन एंड वाइट ऑफ द आई येलो, और उसकी जो आंखें हैं और जो उसका जो स्किन है वो येलो होना शुरू हो जाएगी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस, उसको जॉन्डिस कहते हैं। सो इफ द बेबी इज बोर्न अलाइव, अगर जिंदा बच भी गया, सफर फ्रॉम स्वेयर हेमोलिटिक एनीमिया, शदीद हेमोलिटिक एनीमिया होगा एंड जॉन्डिस होगा, और वो जो ब्रेन को डैमेज कर रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कर्निक टेरस, मैंने यहाँ लिखा है। So such baby's blood should be immediately replaced by the RH negative blood free of anti-RH antibodies, ये उसका ट्रीटमेंट है बेबी का। The first RH incompatible pregnancy may not face much problems, पहली बचत हो जाती है। Few of the fetal antigens cross the placenta, अगर कुछ एंटीजन क्रॉस करके प्लेसेंटा को गई है मदर में, एंड अमाउंट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज नॉट वेरी हाई, और मदर ज्यादा सारी एंटीबॉडीज नहीं बनाई अभी। But when placenta detaches at birth, जब birth पे placenta उतरेगा, a large number of fetus cells enter the mother bloodstream and stimulate the production of large amount of anti-RH antibodies by the mother। जब placenta उतरेगा, ढेर सारे RBCs मदर में जाएंगे और ढेर सारी anti-RH antibodies मदर बना के रख लेगी। These anti-RH antibodies persist in the mother, ये रहेंगी उसके ब्लड में for a long time, बड़े लंबे अरसे तक, and a persistent risk for the next RH fetus, next RH fetus को नहीं छोड़ेंगी। RH sensitization of the RH negative mother is avoided by a simple therapy। RH sensitization का मतलब क्या है? RH sensitization of the RH negative mother,
अगर RH नेगेटिव मदर में फीटस का RH पॉजिटिव एंटीजन वाला RBC आएगा ना, तो फौरन से मदर एंटी RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। जब मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो गया ना, इसका मतलब है RH सेंसिटाइजेशन हो गई, यानी मदर ने RH एंटीजन को सेंस कर लिया है और सेंस करने के बाद उसके खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे RH सेंसिटाइजेशन। हम चाहते हैं मदर में RH सेंसिटाइजेशन ना हो, उससे पहले ही हमारी दी हुई एंटी RH एंटीबॉडीज ही फीटस के एंटीजन को तोड़ दे और गुजारा चल जाए, मदर का इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट ना हो, क्योंकि ये सोया हुआ शेर है, अगर ये जा गया तो तबाही मचेगी। She is given an injection of RH antiserum during early pregnancy and immediately after birth. The RH antibodies in the RH antiserum will destroy RH positive of the fetus before they stimulate the production of maternal RH. इससे पहले कि वो मदर की ब्लड ग्रुप मदर को स्टिमुलेट करें, उससे पहले वो तोड़ देंगे। द इंजेक्टेड एंटीसीरम डिसअपीयर्स बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले खत्म हो जाएगा, ये तो गुजारा चल जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो, इसकी हेडिंग्स देख लो, शॉर्ट देख लो, ये जीनोटाइप आ सकता है, फिटल इनकम्पैटिबिलिटी है, पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म क्या चलेगा, हेमोलिसिस कैसे है, और अगर बच्चा नहीं बचे तो नहीं बचेगा, और अगर बच भी जाता है तो क्या होगा, उसके बेबी का कंडीशन क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, ये सारा कुछ होगा। पैटोस्प्लिनोमेगाली क्या होती है, और ये बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, कर्निकटेरस क्या होता है, जॉन्डिस कैसे होता है, हेमोलिटिक डिजीज और न्यूबॉर्न क्यों कहते हैं, मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी क्यों कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस निकलना शुरू हो जाते हैं ज्यादा ब्लड में, इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या देंगे बेबी को, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या बनेगा, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या बनेगा, और मदर को क्या ट्रीटमेंट देंगे, दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में पूछ लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।